सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली, खान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। नदी की धारा हो या फिर हमारे देश की रफ्तार, इन दोनों को ताकत देती हैं छोटी छोटी धाराएं, और इन्हें हम जानते हैं एमएसएमई के नाम से। एमएसएमई को हम क्यों कह रहे हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत, यही जानेंगे आज हम सरकार आपके साथ में। इस क्षेत्र को और व्यवस्थित करने की क्यों आवश्यकता है, कैसे हमारे युवा इसमें जान डाल सकते हैं, नई तकनीक और साथ ही साथ परंपरागत तरीकों को आगे लेकर कैसे हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सरकार आपके साथ की, और सबसे पहले योजना का सार जानते हैं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई कहने में छोटे जरूर हैं, लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र यही है। भारत में 6 करोड़ 30 लाख लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं, और ये देश की जीडीपी में 30% और निर्यात में 45% योगदान देते हैं। उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर एमएसएमई जमीनी स्तर पर आर्थिक परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये छोटे उद्योग छोटी छोटी योजनाओं को बड़े प्रभावों में बदल रहे हैं। नवाचार को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में भी इनकी बड़ी भूमिका है। केंद्र सरकार ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, और कई पोर्टलों के माध्यम से इन योजनाओं तक एमएसएमई उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 को उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल पर कोई भी एमएसएमई उद्यमी निशुल्क कागज रहित और स्वघोषित पंजीकरण करा सकता है। इसके अलावा उद्यम सहायक प्लेटफॉर्म पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। 20 अगस्त तक इन दोनों पर 6 करोड़ 72 लाख से भी अधिक पंजीकरण हो चुके थे। सबसे अधिक पंजीकरण सूक्ष्म उद्यमों के हैं, उसके बाद लघु और सबसे कम मध्यम उद्योगों के दर्ज किए गए हैं। इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 29 करोड़ से भी अधिक रोजगार अब तक सृजित हो चुके हैं। इसी तरह सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना भी चला रही है। ये योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता सुधार और उन्हें बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें लोहार, बढ़ई, नाव, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार और मूर्तिकार जैसे 18 कामों को तो ये था योजना का सार। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुए एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से। टैक्स टेमली, ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक, डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टेमली, खान सुरक्षित, आप निश्चिंत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। आइए बात करते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से।
आज सरकार आपके साथ में हम बात कर रहे हैं उन नन्ही धाराओं के बारे में जो कि हमारे देश को बल देती हैं, और ये है MSME, यानी इससे जुड़े हुए छोटे और लघु और जो सीमांत किसान हैं वो कैसे कैसे अलग अलग कार्यों में व्यवसाय से जुड़कर हमारे देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जा रहे हैं। सुनने में छोटे ज़रूर लगते हैं लेकिन इनकी भूमिका बहुत बड़ी है, जिसके बारे में हमने आपको योजना के सार में ब्रेक से पहले बताया। इस पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ पद्मा जायसवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप अभी सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी में और लंबा आपका अनुभव रहा है। जब आप गोवा में सेक्रेटरी रही हैं सहकारिता की, तो उसी अनुभव को हम यहाँ पर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे MSME के क्षेत्र में हमारे किसान, हमारे युवा या फिर आप जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहते हैं तो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सरकार की तरफ से कैसे हैंड होल्डिंग की जा रही है। तो मैम सबसे पहले तो हम MSME जो कंसेप्ट है पूरा ये समझने का प्रयास करते हैं, और ना इतना ज़्यादा ये प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता है लेकिन धीरे धीरे कैसे हमारे देश को ये आगे बढ़ा रहा है ये भी समझाएं। देखिए, ये जो मध्यम लघु क्षेत्र है, ये हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको MSME कहते हैं। तो MSME के दो पार्ट्स हैं, इनको हम लोग माइक्रो इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी कहते हैं, इनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी कहते हैं, और इनका हमारे GDP में, भारत की GDP में 65% का इनका योगदान है। जी जी। और इनकी संख्या 35% है जो इंडस्ट्रियल आउटपुट में। तो ये एक हमारा बैकबोन है, कंट्री का बैकबोन है, जो कि नेशनल बिल्डिंग में हमारी सहायता करता है। जी। तो MSME जो है, जितने भी हमारे Tier 3, Tier 4 और जो रूरल एरियाज़ हैं, जितने भी हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर में या फिर जो भी वहाँ पर लोकलाइज्ड प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर हाथ का काम होता है, लोग हाथ का काम करते हैं, या लोग एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो जो प्रोडक्शन है, उनके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम MSME में कैटेगराइज किया जाता है उनको, जहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग थोड़ी कम होती है। जी बिल्कुल। तो मैम मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य आते हैं, या फिर जैसे कि आप बता रहे हैं कि GDP में इतनी बड़ी भूमिका है, इतना बड़ा शेयर है, तो इसका तो अम्ब्रेला भी बहुत वाइड होगा। कौन कौन से कार्यों को हम समझे कि जो MSME का हिस्सा है, उसका पार्ट है, जो कि इस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं? देखिए, इसका जो MSME क्षेत्र है, ये एक बहुत ही, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को। तो ये चाहे मल्टीनेशनल हो, चाहे ये बड़ी बिजनेस हाउसेस हों, जो रॉ मटेरियल आता है वो MSME से ही आता है। तो MSME जो के बहुत सारे, एक तो गैर कृषिक जो भाग है वो है, और एक है कृषि क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो MSME में कैटेगराइज होते हैं। अब कृषि क्षेत्र के तो हो गए, जैसे ये हम लोग जो भी उत्पादन करते हैं, या फिर उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शुगर है उसका बाय प्रोडक्ट्स है, वेरियस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई जो हाथ से कॉस्मेटिक बनती है, या फिर जो एथेनॉल का रॉ मटेरियल आता है वो हो गया। और अगर हम दूध क्षेत्र की उत्पादक की बात करें, तो जो भी ये पनीर और ये घी और जो भी उसके रिलेटेड जो वस्तुएं बनती हैं वो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से गारमेंट इंडस्ट्री, जो हथकरघा क्षेत्र है, जैसे हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट, और वो जो वहाँ पर बनती हैं, जो गारमेंट का जो हमारी जो गारमेंट जो एंटरप्राइजेज हैं, उसको भी हम इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो भी जो प्रोडक्ट है जो कि हम लोकलाइज्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, वो सारी की सारी लघु क्षेत्र में या MSME के अंडर कैटेगराइज की जाती है। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप जो MSME का पोर्टल है, जो नया एक गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है, वहाँ 6000 इस तरह की आइटम्स हैं जो कि हम MSME के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम उसको एक बार निरीक्षण कर लें और उसको ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लें, तो हमें काफ़ी अच्छा तरीके से आइडिया लग सकता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि मैम आपने अभी ऐसे पोर्टल का जिक्र किया, और सीधी सी बात है, इसका अर्थ है बाजार। अब बाजार सिर्फ फ्ली मार्केट्स नहीं है, आपकी मोबाइल पर भी है, आप मॉल्स में भी जाते हैं, वो भी एक बाजार है। और ये जैसे MSME के बारे में जैसे आपने बताया, तो ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, ये उनकी एक तरह की छोटी कड़ियाँ हैं, और ये इतनी महत्वपूर्ण कड़ी है कि इनके बिना आप बड़े उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मैम, जब बाजार को और मजबूत करने की बात की जाती है, तो सरकार की तरफ से इस दिशा में किस तरह के प्रयास हैं?
हाँ, जो उत्पादक होता है हमारे लघु क्षेत्र में, वो तो एक गांव में या फिर जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, जो कि इतना रोड से कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं हैं कि सरकार की नीतियों से, ये सब उत्पादन वहाँ हो रहे हैं, और वहीं पर इस चीज़ का स्किल भी है कि जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम लोग खरीदारों को हम कैसे एसोसिएट करें, उनको, जो कि उनके बायर्स हैं, उनके साथ हम कैसे उनको एक प्लेटफॉर्म में लेकर आएँ। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अपनी जो भी है अपने पोर्टल पे लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो स्कीम है गवर्नमेंट की, मार्केटिंग की जो स्कीम है, एक हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट है, जो कि 2018 में आया था, और उसी के लाइंस में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोला गया कि आप जो भी अपना मार्केटिंग का जो लॉ है, आप इसके हिसाब से बनाइए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। यूनियन गवर्नमेंट उसको सिर्फ एक मॉडल के रूप में ही प्रपोज कर सकती है स्टेट्स और यूटी को। तो सभी उसमें से काफ़ी सारे स्टेट्स ने उस जो मॉडल को ध्यान में रखते हुए अपने जो स्टेट के एग्रीकल्चर लॉज हैं बनाए हैं। तो उसमें ऐसा है कि हम उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं और बहुत सारी तरीके की मतलब वेज और मीन्स बताए गए हैं कि किस किस तरीके से जो भी हमारे जो ग्रामीण जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, वो किस तरीके से जो हमारे जो मार्केट में अपने खरीदारों से कैसे सीधे तरीके से बात करके एक तरीके का अपनी जो वस्तुएं हैं उसका सही दाम प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। तो इसमें है कि पोर्टल भी है, वहाँ पर आप अपने आप को पंजीकृत या रजिस्टर्ड करवाइए। फिर यहाँ पर एक नेशनल एग्रीकल्चर ऑनलाइन मार्केट है, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसमें आकर अपना प्रोडक्ट सेल कीजिए। तो इसमें गवर्नमेंट आपको प्रशिक्षण भी देती है, टेक्निकल प्रशिक्षण भी देती है कि आप यहाँ पर आकर जो भी है अपना सामान जो है उसको मार्केट कीजिए, उसको ब्रांडिंग कीजिए, पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, और जिसके लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। आप वहाँ पर आके जो डिफरेंट फार्मर्स एसोसिएशन है उनके साथ आप नेटवर्क भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा है कि गवर्नमेंट जब आप अपने आप को पंजीकृत करवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको टेक्निकल प्रशिक्षण भी देती है कि आपको रियायती दर पे कहाँ से क्रेडिट मिल जाए, किस बैंक से क्रेडिट मिल सकता है। फिर आपको उसका सर्टिफिकेशन भी लेना होता है, तो आपको ISO भी सर्टिफाइड किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रोसेस है, ये सब गवर्नमेंट आपको बताती है। जी मैम, जो ये आपने बताया जो पंजीकरण कराना, ये जो पोर्टल के बारे में बता रहे हैं, तो कई बार जो हमारे ऐसे व्यापारी हैं या फिर ऐसे कृषक हैं जो कि साथ में कोई ना कोई उद्योग धंधा भी करते हैं, उनके मन में इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं भी होती हैं। तो पहले तो ये बताएं कि ये आशंकाएं क्यों हैं, और दूसरा ये कि इस पोर्टल पर MSME का लाभ लेने के लिए रजिस्टर करना, अपने आप को पंजीकृत कराना कितना महत्वपूर्ण है, और क्यों इसे कहा जाए कि एक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए डोर्स, नए द्वार खुलेंगे इससे? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपका जो नाम है और आपकी डिटेल्स हैं वो एक गवर्नमेंट के डेटाबेस में रजिस्टर हो जाता है, और गवर्नमेंट को वो डेटाबेस, जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है या निर्णय लेती है, तो उस चीज़ को वो डेटाबेस के सहारे ही ले सकती है। तो परंतु जैसे फील्ड में मैंने काम किया है गोवा में और पुडुचेरी में, तो वहाँ पर मैंने खुद देखा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं लोगों के बीच में जाकर, और कुछ ऐसी धारणाएं उनके मन में पैदा करते हैं कि आप अगर पंजीकृत कराएंगे तो आपको अपना पैन नंबर शेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से आपको इनकम टैक्स डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और आपका जो है लायबिलिटी जो है टैक्स की ज़्यादा हो जाएगी, या फिर आपको अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर करने पड़ेंगे। तो जिस वजह से जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम लोग पंजीकृत इसको ना करवाएं। परंतु अगर हम उनको डिटेल में उनकी जो भी धारणाएं हैं उनको हम ठीक से समाधान तरीके से उनको समझाते हैं, तो वो लोग समझ भी जाते हैं और वो लोग आगे आकर इसको अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो क्योंकि जैसे गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं कि जब भी कोई विभाग जो सामान खरीदेंगे, जो भी हम गवर्नमेंट में खरीदारी करेंगे, उसको सबसे पहले हमें जेम पोर्टल जो है गवर्नमेंट का, उसमें से खरीदना पड़ेगा, और जेम पोर्टल में सिर्फ MSME ही रजिस्टर्ड है। तो सबसे अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो हमें गवर्नमेंट से NOC लेकर फिर हम मार्केट से खरीद सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा तो कि क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, और कितने सारे खरीदार नेशनली और
अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी आपको कितने सारे खरीदार मिल सकते हैं आपके जो भी सामान है उसके लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो हम फील्ड में हम उनके साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके, बातचीत करके, तो हम उनके साथ उनको समझाते हैं, जो भी उनकी धारणाएं हैं उनका समाधान करते हैं। इस तरीके से हम लोग उनको समझा रहे हैं। तो पंजीकरण करना बहुत अनिवार्य ज़रूरी है। और देखिए इससे जैसे कि मैम ने बताया कि एक जो अभी ये पूरा सेक्टर उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। भूमिका तो बहुत बड़ी है हमारी जीडीपी में, लेकिन अभी भी ये सेक्टर उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसीलिए जो लाभ पहुंचने चाहिए शायद उसमें देरी हो जाती है, या फिर जो नीतियां हैं जिस तरह की बननी चाहिए, जिसके अनुरूप होनी चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो मैम ये बताइए कि इस गैप को दूर करने के लिए हमारे जो दर्शक हैं, जो इस तरह के उद्योग धंधे से जुड़े हुए हैं, वो अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ पंजीकरण कराना ही काफ़ी है, या फिर उन्हें अपनी सोच को और उड़ान देनी चाहिए? सिर्फ उनके ज़िले तक, उनके राज्य तक ही उनका बाजार नहीं है, बहुत बड़ी हो चुकी है दुनिया। नहीं, उन्हें कुछ करने की इतना जिस क्षेत्र में वो हैं, जिस क्षेत्र के वो वासी हैं, वहीं पर ही गवर्नमेंट पहुंच चुकी है। इट इज़ गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप्स। सो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्राम पंचायत के जितने भी ग्राम पंचायत स्तर के जितने भी गवर्नमेंट के कार्यालय हैं, वो सारी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की, इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम हैं। तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इसमें काम कर रही है। जैसे MSME मिनिस्ट्री के बारे में आपने बोला, सिर्फ MSME मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही नहीं है जिसकी स्कीम्स वहाँ पर चल रही हैं, बल्कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स, फिर वहाँ पर जो दूसरी और भी बहुत सारे जो हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं, जैसे नाबार्ड बैंक है, सिडबी है, तो ये सब लोग भी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट स्कीम्स चलाते हैं, ताकि हम जो भी हमारे ग्रामीण हमारे वासी हैं उनकी हम हेल्प कर सकें, और जो स्कीम है उनको हम और पूर्ण रूप से उनके पास पहुँचा सकें। अच्छा, क्योंकि जब मैं कलेक्टर के पद पर थी, तो उसमें एक चीज़ था कि जब कलेक्टर होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट का, उसके ऊपर ये अनिवार्यता होती है, कंपल्शन होती है कि वो हर एक महीने क्रेडिट पॉलिसी जो है SMEs की, मतलब ये जो MSMEs की पॉलिसी है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की, इसको वो डिफाइन करता है और इसका रिव्यू करता है। तो किस क्षेत्रों में ज़्यादा जो है वहाँ पर क्रेडिट जा रहा है, किन क्षेत्रों में कम जा रहा है, पशुपालन की तरफ अगर स्कोप है तो वहाँ क्यों नहीं गया, उसको वो रिव्यू और इवैल्यूएशन करता है। तो ये तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया इस प्रोसेस को। तो इसका यही है कि बैंक्स हैं, जो सहकारी बैंक्स हैं वो भी हैं, तो स्टेट लेवल के बैंक्स हैं वो भी आपको सहायता दे रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो बस एक है कि आप थोड़ा सा गवर्नमेंट के ऊपर आप थोड़ा सा भरोसा करें, और जो भी उनके निरीक्षण प्रोग्राम्स हैं, जो भी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको प्लीज़ अटेंड करें। और अगर आपके स्वरूप वहाँ पर कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करें, वो उसी तरीके से की ट्रेनिंग प्रोग्राम को बना देंगे। बिल्कुल मैम, अगला मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि देखिए सरकार बहुत बढ़ाने की, प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र की चुनौतियां भी हैं। एक तो सबसे पहले पूंजी की कमी, ये छोटे और लघु उद्योग होते हैं तो उनके पास उतना पूंजी नहीं होता। दूसरी बात, उस लेवल का जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तो उनका स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास, ये भी एक चैलेंज रहता है। तो इन्हें कैसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है? पहले हम बात करते हैं पूंजी की, कैसे इन्हें पोषित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जो भी एक बजट में ईयरमार्क की गई है राशि गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि इतनी राशि जो है इस क्षेत्र में लोन के रूप में या फिर सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, तो वो तो राशि उस राशि का वितरण तो होना ही होना है। अगर वो राशि वितरण नहीं की गई है तो एक सवाल उठता है उसके कार्यान्वयन का, जो अधिकारी है उसके ऊपर, कि ये राशि जो है बजट, जैसे गवर्नमेंट ने बजट में रखा है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात है कि ये नहीं है कि अगर कोई क्रेडिट की फैसिलिटी है या सब्सिडाइज क्रेडिट की फैसिलिटी है तो वो सिर्फ एक तरीके से दे दी जाती है बेनिफिशियरी को। उसके पहले उसको ट्रेन किया जाता है, उसका जो अपना इंटरेस्ट एरिया है या उसके पास किस तरीके के एसेट्स हैं, उस तरीके से मिलाकर उसकी सूटेबिलिटी को टेस्ट करके ही फिजिबिलिटी की रिपोर्ट लेकर उसको तभी ही उस तरीके का लोन दिया जाता है। अच्छा, जैसे आपने लोन की क्रेडिट की बात की, जो हमारे जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाई हैं या फिर जो
महिलाएं हैं उनको तो ज़्यादा ही, बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी, उनको सब्सिडी के रूप में उनको लोन दिया जाता है। उनको तो शायद 50% सब्सिडी दी जाती है जब लोन उनको दिया जाता है। तो ये तो गवर्नमेंट की बहुत सारी, और ट्रेनिंग तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि ट्रेनिंग गवर्नमेंट जो है सारा पैसा इकट्ठा रिलीज नहीं करती है, वो स्टेजेस में रिलीज करती है। तो पहले चरण में जो पैसा रिलीज किया, दूसरे चरण में जब वो रिलीज करने की करेगी, जब टाइम आ जाएगा तो फिर वो इवैल्यूएशन भी करेगी कि आपने कितने टारगेट्स को अचीव किया। तो इस तरीके से इवैल्यूएशन करेगी। अगर उसको लगती है कहीं कमियां हैं तो उसको फिर वो वहां पर ट्रेनिंग, दोबारा से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी तरीके से फर्स्ट चरण होते हैं इसमें, सारी राशि एक बार वितरित नहीं कर सकते जो सरकारी विभाग होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो कुछ बातें थी जिसमें हमने चैलेंजेस के बारे में भी बात की कि कैसे ये कई तरह के चैलेंजेस हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैम, अगर मैं नवाचार की बात करूँ तो इस क्षेत्र में नवाचार भी हम लगातार देख रहे हैं, यानी नई तकनीक का इस्तेमाल होना और नई जो ज़्यादा इसमें इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं क्रिएटिविटी भी अब धीरे धीरे दिख रही है। तो इसे कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज का दौर है जब आपको लगातार अपने आप को अपडेट करना है, और अगर आपने नहीं किया तो ऐसे में अगर हम जो अवसंरचना है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, नई टेक्निक है, इसकी पहुँच कितनी हो पा रही है? हाँ, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई हैं जिससे कि हम सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। जैसे कि हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इकोनॉमी की पॉलिसी बनाई है जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उसको कोरिलेट कर दिया है। और इसी प्रकार से गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया, जिसमें कि हम लोग जो वहाँ पर हमारे बेरोज़गार ग्रामीण हैं, जो पढ़ाई कर जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए स्टैंड अप इंडिया जैसा प्रोग्राम है कि जहाँ पर उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है नौकरी ढूंढने के लिए, परंतु वो वहाँ पर ही जो उनका स्किल है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व अगर करने की उनमें क्षमता है टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो उसी को कुछ आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखकर वो एक सरकार को अप्लाई कर सकते हैं कुछ सपोर्ट के लिए और असिस्टेंट के लिए। उसके बाद फिर उनको फंडिंग मिलती है। उसके बाद वो लोग अपनी जो भी स्टार्टअप आइडिया है उनका, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वहाँ की, तो वो उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा जैसे कि मैं एक उदाहरण अगर आपको देती हूँ तो जैसे एग्रीकल्चर कृषि में क्या होता है कि जो गन्ना उगाते हैं, गन्ना उत्पादक हैं, उनका इतना सारा रॉ मटेरियल जो है वो गन्ने से जो निकलता है उसका वो पहले तो कई जो उत्पादक थे वो लोग फेंक देते थे उसको, चीनी उसका जो गुड़ निकाल कर उसको फेंक देते थे। परंतु अब वहाँ पर कुछ ऐसी मशीन लगाकर गांव में, और उसको हम इथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारा कृषि का जो वेस्ट जाता है, जो हमारा जितना भी वेस्ट होता है, उसको हम एक गड्ढा खोद कर वहाँ पर, और उसको वर्मी कॉम्पोस्टिंग हम तैयार कर सकते हैं। और वो खाद जो है वो बहुत ही उत्पादक वाला होता है, और उससे कृषि की जो उत्पादकता होती है वो बहुत वृद्धि, उसमें बहुत कई गुना वृद्धि होती है। तो इसी तरीके से हमारी हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एक, हमारे पास अगर बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कुछ, और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है। जैसे कि मैंने गोवा और पुडुचेरी में काम किया, तो वहाँ पर जो ज़मीनें हैं वो एक नमकीन, क्योंकि सी का पानी, हाँ, समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो वो वहाँ पर सारी जो ज़मीन है वो एरिड हो चुकी है, नमकीन, तो वहाँ पर कुछ ऐसे नॉर्मल खेती नहीं हो सकती। पर उसी जो ऐसे एरिड लैंड है उसमें कुछ व्यवस्था करके हम वहाँ पर कुछ हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनोवेशन कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे जो शिक्षित वहाँ पर हैं युवक हैं वो एक बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले कर सकते हैं, और वो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि गन्ने का जो वेस्ट होता है, जिसमें हम खोई जिसे बगास कहते हैं, वो है, इथेनॉल बन रहा है, और उस रॉ मटेरियल को केचुआ खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि पूरी एक विधि होती है उसकी, उसमें भी एज अ रॉ मटेरियल कहें या फिर एक मीडियम की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आना चाहूँगी कि हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो विविधता से भरा हुआ है, हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नई तकनीकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आज भी जब ग्रामीण अंचल की बात करते हैं तो जो पारंपरिक तरीके हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। चाहे मेलों की बात करें, प्रदर्शनियों की बात करें, छोटे छोटे हाट्स की बात करें, तो ये कितना महत्वपूर्ण होगा ऐसे उद्योग धंधों को बढ़ाने में?
जो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसका ये एक ऑब्जेक्टिव भी है कि वो अपने जो कारीगर हैं जो कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हथकरघा हमारे जो हैं, जो हथकरघा का काम करते हैं, जो फिर जो भी छोटे मोटे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए वो मार्केट भी प्रोवाइड करे, क्योंकि कई बार जो हम लोग सामान बनाते हैं उसका पूरा मार्केट वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर वो लोग रहते हैं। तो इससे बहुत सारे संसाधन हैं यहाँ पर, हर एक ऐसे क्योंकि जब मैंने काम किया था गोवा में और पुडुचेरी में, तो उस समय देखा कि हमारे पास वहाँ पर हम ग्रामीण मार्केट लगाते थे वहाँ पर, तो उसमें जो पूरे इंडिया से जो लोग हैं, जो हमारे कारीगर हैं, वो सब आके वहाँ पर अपने मार्केट्स को डिस्प्ले करते थे। जी। और ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत ज़्यादा टूरिज़्म प्रोन एरिया, टूरिज़्म रिलेटेड एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर उनकी काफ़ी बिक्री भी होती थी। तो जब हम उनसे बातचीत करते थे उन कारीगरों से, तो हमें पता चलता था कि वो लोग इसको वो मेले, इस तरीके के मेले में कई जगह जा चुके हैं और वो वहाँ पर डायरेक्ट खरीदारों से बात करते हैं, जो उपभोक्ता हैं उनसे उनको बात करके पता चलता है कि मार्केट में किस तरीके का डिज़ाइन और किस तरीके का ट्रेंड आजकल चल रहा है, तो जिनसे उसको आइडिया भी मिलता है कि हम इस तरीके को कैसे करें। तो और कई जो हमारे कारीगर भाई हैं जो कि थोड़े से शिक्षित हैं, वो एक अपना छोटा सा ऑनलाइन और वेब पोर्टल भी खोल लेते हैं, जैसे जिसके थ्रू वो वहाँ पर उनको ऑनलाइन उनको मार्केट कर सकें। तो इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही मनोरम संगम मैं कहूँगी, जिसमें हम नई तकनीक, नवाचार की बात करते हैं, लेकिन जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उन्हें भी हम साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही हमारे देश की, हमारे भारत की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम स्टूडियो में आने के लिए और आज के विषय को इतने तरीके से समझाने के लिए। मैं पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जो आपने शुरुआत में कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने से वो हिचकते हैं, तो वो हिचक भी अब दूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, sarkaraapkesath@gmail.com। आप सोशल मीडिया से भी हमें संपर्क करें। आप फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वॉल पर लिखकर या मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर भी लिख लें, 1800-113060, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान, सोमवार से शनिवार, और अपने सवाल इसमें रिकॉर्ड करवाएं। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक और विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। टैक्स टाइमली, ये